सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 के बारे में कि भारतीय संविधान के पार्ट 6 यानी भाग 6 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है और पार्ट 6 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के पार्ट 6 में राज्य के बारे में बताया गया है और पार्ट 6 के अंदर 152 से लेकर 237 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब पार्ट 6 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 152 में राज्यों के बारे में उसका परिभाषा दिया गया है। उसके अध्याय 2 में कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 53 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य के कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्य की पदावधि के बारे में समझाया गया है और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए इसके बारे में समझाया गया है और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इसको भी समझाया गया है। और 159 में अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बारे में बताया गया है। इसके बाद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में समझाया गया है पार्ट 6 के अनुच्छेद नंबर 160 में। इसके बाद अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। इसके बाद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए इसके बारे में अनुच्छेद 163 में बताया गया है। इसके बाद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध समाज के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन किस प्रकार करेगा इसके बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद 167 के अध्याय 3 में राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं का संरचना के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए ये बताया गया है। इसके बाद राज्य के विधानमंडल के सत्र 17वां सन और विघटन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 175 में सदन और सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या अधिकार होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों
और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाए तो पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस प्रकार से अपने पद के कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 83 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की या उपसभापति या अन्य व्यक्ति के शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद 185 में जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इसके बाद राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों के निर्भरताएं के बारे में बताया गया है। इसके बाद 190 में स्थानों का रिक्त होने के बारे में बताया गया है। इसके बाद 191 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं के बारे में बताया गया है। इसके बाद 192 में सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के लिए बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है। 194 में विधान मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 196 में विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित करने के लिए उसके बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की क्या शक्ति पर निर्बंधन होता है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति लेने के बारे में बताया गया है। इसके बाद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधि बताया गया है और वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 204 में विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया है। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान
के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 7 में यानी अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के और साधारणतः प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद 208 में प्रक्रिया के नियम के बारे में बताया गया है। 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा किस प्रकार विनियमन होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाने के बारे में बताया गया है। और उसके अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है। और 213 में अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की क्या शक्ति होती है, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू करना या लागू होना, उसके बारे में समझाया गया है। उच्च न्यायालयों के यानी अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण होना यानी ट्रांसफ़र होना, इसके बारे में बताया गया है। 223 में अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 के क में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, इसके बारे में बताया गया है। 225 में यानी अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालयों की क्या शक्ति होगी, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की क्या शक्ति होगी, इसके बारे में बताया गया है। 228 में अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में उच्च न्यायालयों के अधिकारिकता का संघ राज पर क्षेत्र पर विस्तार के बारे में बताया गया है। इसके बाद 231 में 2 या अधिक यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, इसके बारे में 231 में बताया गया है। इसके बाद उसके अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। और 237 में एक सेकेंड इसके बाद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये है 234 में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि के विधि मान्यकरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद 234 का ये क है
इसमें न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 35 में यानी अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 236 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे और पार्ट 7 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आएंगे उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।